नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत इतिहास में जो हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बर्णवाल से पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आज पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। एक बहुत ही प्रभुत्वशील और बहुत ही बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था और ये जो थे इसके संस्थापक बाबर ने इसका किया था। दोस्तों, ये बहुत ही विशाल साम्राज्य था जिसकी स्थापना लगभग 16वीं शताब्दी में शुरू कर दी गई थी। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले जो इसका संस्थापक था वो बाबर था, उसी के बारे में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 1494 ईस्वी में 14 वर्ष की अल्पायु में बाबर ट्रांस ऑक्सियाना के फरगाना नामक एक छोटे से राज्य की गद्दी पर बैठा। मध्य एशिया के अन्य असंख्य आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी भारत के धन धान्य की ख्याति सुनकर उसकी ओर आकृष्ट हुआ था। उसने सुन रखा था कि भारत सोने चांदी का देश है और तैमूर यहाँ से अतुलित संपत्ति एवं कुशल कारीगर लेकर लौटा था, जिसकी बदौलत उसने अपने एशियाई साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की थी तथा अपनी राजधानी को भव्य ही नहीं बनाया था बल्कि उसने पंजाब के कुछ इलाकों को अपने साम्राज्य में भी मिला लिया था। आइए आगे चलते हैं इसी में। बाबर की भारत विजय की आकांक्षा का एक और भी कारण था कि काबुल से बहुत मामूली आमदनी होती थी, ठीक है, कम आमदनी होती थी। इस कारण उसने सोचा कि भारत पर आक्रमण करके वहाँ के धन धान्य को लूटा जाए। आइए आगे पढ़ते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक परिस्थिति भारत में बाबर के प्रवेश के लिए उपयुक्त थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो चुकी थी तथा दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी आसीन था। अफगान सरदारों में एक सबसे दुर्धर्ष व्यक्ति पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी था और दौलत खां पंजाब का लगभग स्वतंत्र शासक था। आइए आगे चलते हैं इसी में पढ़ते पढ़ते। 1518-19 ईस्वी में बाबर ने भीरा के एक शक्तिशाली दुर्ग को जीत लिया और जब बाबर काबुल लौटा तो दौलत खां ने उसके प्रतिनिधि की भीरा से निकाल दिया। 1520-21 ईस्वी में भारत ने एक बार फिर सिंधु नदी पार कर आसानी से भीरा और सियालकोट को जीत लिया था। दौलत खां के बेटे दिलवार खां के नेतृत्व में एक दूत मंडल बाबर के पास पहुंचा और उन्होंने बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रित किया था। आइए, पानीपत की लड़ाई, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई थी, इसको प्रथम पानीपत का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है। 20 अप्रैल सन 1526 को भारत की सरजमी पर लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी ने अनुमानतः 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों की विशाल वाहिनी लेकर पानीपत में उसका सामना किया। बाबर ने 12,000 लोगों को सेना के साथ सिंधु नदी पार की थी और बाबर ने 2 कुशल उस्मानिया तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं भी प्राप्त कर ली थी। आइए आगे चलते हैं इसी पढ़ते पढ़ते हम लोग। भारत में बारूद का उपयोग धीरे धीरे विकसित हो रहा था। आइए सबसे पहले हम लोग युद्ध और उसमें जो किस वर्ष में लड़े गए थे, कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। खानवा का युद्ध जो था वो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध आपका 29 जनवरी 1528 को लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध आपका 5 मई 1529 को लड़ा गया था। चौसा का युद्ध आपका 26 जून 1539 को और कन्नौज का युद्ध जो है आपका 17 मई 1540 को। कन्नौज का युद्ध ही एक निर्णायक युद्ध था जहाँ पे अफगान सरदारों ने मुगलों को हरा दिया था। आइए, बाबर का कहना था कि उसने सर्वप्रथम बारूद का इस्तेमाल भीरा के किले पर हमला करते समय किया था। 5-6 हज़ार सैनिकों की एक टुकड़ी के साथ इब्राहिम लोदी मरते दम तक जूझता रहा। उसके साथ अनुमानतः 15,000 से अधिक सैनिक इस लड़ाई में खेत रहे थे, ठीक है। आगे चलिए। पानीपत की लड़ाई को भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों में भी गिना जाता है। आगे चलिए, इसी में पढ़ेंगे हम लोग। इस लड़ाई से लोदी शक्ति की रीढ़ टूट गई तथा दिल्ली से आगरा तक के संपूर्ण क्षेत्र पर बाबर का नियंत्रण स्थापित हो गया। बाबर के 2 और कठिन लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। पहला था मेवाड़ के राणा सांगा के विरुद्ध, दूसरा पूर्वी अफगानों के खिलाफ। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग खानवा की लड़ाई 1527, जिसमें बाबर राणा सांगा के साथ उसका युद्ध हुआ था। बाबर ने राणा सांगा पर समझौता भंग करने का भी आरोप लगाया था। वह कहता था कि उसे राणा सांगा ने भारत आने के लिए निमंत्रित किया था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसका साथ देने का वचन दिया था, लेकिन जब वह दिल्ली और आगरा जीतने में जुटा रहा तब राणा सांगा हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। बहुत से अफगान राणा सांगा के साथ हो गए
और इनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी था, जिसे सांगा की जीत होने पर दिल्ली की गद्दी वापस मिल जाने की आशा थी। मेवात का शासक हसन खां मेवाती भी राणा के साथ हो गया और लगभग सभी राजपूत राजाओं ने राणा के अधीन लड़ने के लिए अपनी अपनी सेनाओं की टुकड़ी भेजी थी। आइए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब इसी में हम लोग आगे थोड़ा पढ़ेंगे कि राणा सांगा की ख्याति और बयाना जैसे कुछ सीमावर्ती मुगल ठिकानों के खिलाफ उसकी प्रारंभिक सफलता की जानकारी से बाबर की सेना में पस्ती छा गई। उनमें जोश भरने के लिए बाबर ने पूरी गंभीरता से ऐलान किया कि यह लड़ाई है अपने को सच्चा मुसलमान दिखाने के लिए। लड़ाई से एक दिन पहले उसने अपने सैनिकों के सामने शराब की समूची सुराहियाँ उलीच दी और सारे पैमाने तोड़ डाले। उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी तथा मुसलमानों पर से सारी चुंगी उठा ली थी। आइए आगे चलते हैं। हाँ, बाबर ने बहुत सावधानी के साथ आगरा की 40 किलोमीटर दूर खानवा में एक उपयुक्त ठिकाना चुनकर अपना मोर्चा जमाया था। खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में भीषण मुकाबला हुआ और बाबर के अनुसार सांगा की सेना में 2 लाख से भी अधिक सैनिक थे और इनमें 10 लाख अफगान घुड़सवार भी थे। इस लड़ाई में सांगा की सेना पराजित हो गई और राणा सांगा बचकर भाग निकला। खानवा की लड़ाई में दिल्ली से आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। उसके बाद वह मालवा क्षेत्र में चंदेरी के राजा मेदिनी राय पर चढ़ गया। एक एक राजपूत सिपाही अंतिम सांस तक लड़ते रहे और स्त्रियों ने भी जौहर कर लिया। फिर भी राय की पराजय हुई। आगे चलिए, इसी में अब हम लोग पढ़ेंगे बाबर के भारत आगमन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यह पहला अवसर था जब काबुल और कंधार पर उस साम्राज्य के अंग बन गए थे, जिसमें उत्तर भारत भी शामिल था। बाबर ने भारत में एक नई युद्ध पद्धति का सूत्रपात भी किया। यद्यपि भारत में बारूद की जानकारी पहले भी थी, परंतु बाबर ने दिखा दिया कि तोपखाने और अश्वरोही सेना के कुशल संयोग से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। उसकी जीत से भारत में बारूद और तोपखाने की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी। बाबर की फारसी और अरबी का गहरा ज्ञान था तथा उसे तुर्की भाषा का, जो कि उसकी मातृभाषा थी, 2 सबसे प्रसिद्ध लेखकों में गिना भी जाता है। आगे चलिए। हाँ, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि उसका प्रसिद्ध संस्करण, जो कि हमें तुजुक-ए बाबरी के नाम से विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है, एक मसनवी और एक जाने माने सूफी संत की रचना का तुर्की भाषा में अनुवाद उसकी अन्य कृतियाँ भी हैं। वह एक गंभीर प्रकृति विशारद था तथा उसने भारत की वनस्पतियों व जीव जंतुओं का वर्णन विस्तार से किया है। उसने कई योजनाबद्ध बगीचे लगवाए और उनमें पानी के तीव्र प्रवाह की भी व्यवस्था करवाई थी। आगे चलिए। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसी में, आगरा में ज्यामिति विधि पर नूरे अफगान नामक बाग भी लगवाया गया, जिसे आज के समय में आरंगबाग भी कहा जाता है। बाबर ने सड़क मापने हेतु गजे बाबरी नामक पैमाने का भी प्रयोग किया था। बाबर ने राज्य की एक नई अवधारणा का सूत्रपात किया। इस राज्य का आधार बादशाह की शक्ति और प्रतिष्ठा थी। आइए, उसके अगले जो शासक था उसका बेटा हुमायूं बना था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 में उसका बेटा हुमायूं तख्त पर बैठा। जब हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा तो उस समय काबुल और कंधार भी उसमें शामिल थे। काबुल और कंधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान की देखरेख में थे। आगे चलिए। 1532 ईस्वी में उसने दौरा नामक स्थान पर बिहार को जीतने वाली अफगान सेना को परास्त कर दिया तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर पर कब्जा कर लिया। हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह सशक्त दुर्ग आगरा और पूर्व के बगीचे के थल मार्ग और नदी मार्ग को नियंत्रित करता था तथा पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता था। शेर खां इस समय अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली था और 4 महीने की घेराबंदी के बाद हुमायूं शेर खां के समझौते के प्रस्ताव पर राजी हो गया। आगे चलिए, इसी में पढ़ेंगे। इस समझौते के अनुसार चुनार के किले पर शेर खां का कब्जा कायम रहने का था तथा इसके स्थान पर उसने मुगलों के प्रति वफादार रहने का वचन दिया और बंधक के रूप में अपना एक बेटा हुमायूं के पास भेज दिया। गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती हुई शक्ति तथा आगरा की सीमा पर पड़ने वाले इलाकों तक फैली उसकी गतिविधियों से हुमायूं चिंतित था। आगे चलिए।
बहादुर शाह लगभग हुमायूं की ही उम्र का सुयोग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। 1526 में गद्दी पर बैठते ही उसने मालवा को जीत लिया था। इस समय राणा सांगा की विधवा रानी ने हुमायूं को राखी भेज कर उससे मदद मांगी थी तथा हुमायूं वीरोचित आचरण करते हुए उसके गुहार के जवाब में सहायता के लिए पहुंच गया था। मुगल हस्तक्षेप के भय से बहादुर शाह ने राणा से जैसे तैसे एक संधि कर ली तथा उसने नगद और भारी हर्जाना वसूल कर किले को उसके कब्जे में छोड़ दिया था। आगे चलिए इसी में पढ़ेंगे। अगले 1.5 साल तक हुमायूं दिल्ली में एक नए नगर के निर्माण में व्यस्त रहा जिसका नाम दीनपनाह रखा गया। दीनपनाह के निर्माण का मकसद दोस्तों और दुश्मनों दोनों को प्रभावित करना था। आगे चलिए अब हम पढ़ेंगे। चित्तौड़ से भाग खड़े होने के बाद बहादुर शाह चुपचाप नहीं बैठा। उसने चित्तौड़ पर फिर घेरा डाल दिया तथा इब्राहिम लोदी के एक रिश्तेदार तातर खां को हथियार और आमदनी भी दिए थे। तातर खां 40,000 की एक फौज से आगरा पर आक्रमण करने वाला था। हुमायूं ने तातर खां को चुनौती को आसानी से विफल कर दिया। हुमायूं ने अब मालवा पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के बाद हुए संघर्ष में हुमायूं ने उल्लेखनीय सैनिक कौशल और व्यक्तिगत वीरता का भी परिचय दिया है। आगे चलिए अब पढ़ेंगे इसी में। बहादुर शाह ने मुगलों का सामना करने की हिम्मत नहीं की और उसने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था, लेकिन हुमायूं के आक्रमण की खबर पाते ही वह अपने किलेबंद शिविर को छोड़कर मांडू भाग गया। आगे चलिए। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी को सुपुर्द कर दिया था। इसके बाद बहादुर शाह पुर्तगालियों के एक जहाज़ पर पुर्तगाली गवर्नर से हुई हाथापाई में जहाज़ से गिर पड़ा और डूबकर मर गया था। आगे चलिए अब हम पढ़ेंगे चौसा की लड़ाई, जो कि लड़ी गई थी मार्च 1539 में। आगरा से हुमायूं की गैर हाजिरी फरवरी 1535 से फरवरी 1537 के दौरान शेर खां ने अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर लिया था। अब वह बिहार का निर्विवाद स्वामी बन गया था। यद्यपि वह मुगलों के प्रति वफादारी का दिखावा करता रहा, लेकिन वस्तुतः भारत से उनके निष्कासन की योजना व्यवस्थित रीति से कर रहा था। उसने एक विशाल और कुशल सेना खड़ी कर ली थी जिसमें 1200 हाथी भी शामिल थे। हुमायूं के आगरा लौटने के कुछ ही दिन बाद उसने इसी सेना के बल पर बंगाल के शासक को हराकर उसे 13 लाख दिनार मतलब होता है सोने के सिक्के का हर्जाना भी वसूल किया था। आगे चलिए अब पढ़ेंगे इसी में हम लोग। हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ कूच कर दिया तथा 1537 ईस्वी में अंतिम दिनों में चुनाव पर घेरा डाल दिया। अफगानों ने वीरता के साथ किले की रक्षा की। तोपची रूमी खां की तमाम कोशिशों के बावजूद उस पर कब्जा करने में हुमायूं को 6 महीने लग गए। इस बीच शेर खां ने धोखे से रोहतास के मजबूत किले पर भी कब्जा कर लिया था। आइए आगे चलते हैं। उसके बाद उसने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण किया और उसकी राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार शेर खां ने हुमायूं को बुरी तरह से मात दे दी थी। आइए इधर नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे अब। गौड़ को जीतने के बाद शेर खां ने हुमायूं के पास प्रस्ताव भेजा कि यदि वह बंगाल को उसके अधिकार में रहने दे तो शेर खां बिहार उसे सौंप देगा और 10 लाख दिनार का सालाना कर अदा किया करेगा। हुमायूं ने शेर खां के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तथा बंगाल पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। हुमायूं ने अपनी सेना को बक्सर के पास चौसा तक ले गया। शेर खां के शांति के एक प्रस्ताव के बहकावे में आकर हुमायूं कर्मनासा नदी पार कर उसके पूर्वी तट पर आ गया था। आगे चलिए। हुमायूं चौसा की लड़ाई में बहुत मुश्किल से जान बचाकर भाग पाया और एक भिश्ती की सहायता से उसने कर्मनासा को तैरकर पार किया था। आइए आगे चलते हैं। अब देखेंगे कन्नौज की लड़ाई, जो मई 1540 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में हुमायूं ने अफगानों को जमकर मुकाबला किया। हुमायूं के दोनों भाई हिंदाल और अस्करी बहादुरी से लड़े, लेकिन मुगलों के हिस्से में नाकामयाबी ही आई। कन्नौज की लड़ाई ने हुमायूं और शेर खां के बीच संघर्ष का फैसला कर दिया था। अब हुमायूं बिना बादशाहत का बादशाह रहा। काबुल और कंधार कामरान के हाथों में थे और अगले 2.5 वर्षों तक वह सिंध और उसके आसपास के इलाकों में भटकता रहा तथा अपना राज्य वापस पाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाता रहा। आगे चलिए इसी में पढ़ेंगे। उसने ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली तथा 1545 ईस्वी में उसी की सहायता से उसने काबुल और कंधार पर फिर से अधिकार कर लिया। 1555 ईस्वी में सूर साम्राज्य के विघटन के बाद उसने दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। आगे पढ़ते हैं।
वह दिल्ली में अपने किले के पुस्तकालय की इमारत की पहली मंजिल से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने किले के निकट उसका एक शानदार मकबरा भी बनवाया। अबुल फजल ने हुमायूं को इंसान कामिल कहकर संबोधित किया था। कानून ए हुमायूं के अनुसार हुमायूं ने प्रशासन में सहायता के लिए अहल मुराद वर्ग का गठन भी किया, जिसमें नर्तक व नर्तकियों भी शामिल थी। आगे चलिए अब पढ़ेंगे इसी में। उसने दिल्ली में मीना बाजार को शुरुआत की थी, जिसमें कर्मचारियों की पत्नियां बाजार लगाती थीं और राज परिवार के लोग क्रय करते थे। चूँकि हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे और वह मुख्यतः रविवार को पीला पहनता, शनिवार को काला और सोमवार को सफ़ेद पहनता था। आगे चलिए अब पढ़ेंगे शेर शाह के बारे में, जिसने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी और वह 1540 से लेकर 1555 के बीच में कायम रहा। ठीक है दोस्तों, शेर शाह का ही जो क्या कहते हैं, जो सूर साम्राज्य स्थापित हुआ था उसमें जो शासक था जिसने इसकी स्थापना की थी वह शेर शाह सूरी, जो 1540 से लेकर 45 तक रहा। उसके बाद उसके आगे के लोग शासन किए थे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। देख सकते हैं सूर साम्राज्य जो था वो इतना बड़ा विस्तृत था। ये पूरा देखिए आपका जो उत्तर पश्चिम का इलाका है वहाँ से लेकर बंगाल के तक इसका पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, शेर शाह सूरी के बारे में अब पढ़ेंगे हम लोग। आइए पढ़ते हैं। शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर 67 साल की ढलती उम्र में बैठा था, क्योंकि उसको शासन पाते पाते काफ़ी समय लग गया था। उसका मूल नाम फरीद था तथा उसके पिता जौनपुर का एक छोटा सा जागीरदार था। फरीद को शेर खां का खिताब उसके संरक्षक ने एक शेर को मारने पर दिया था। शेर शाह ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद से उत्तर भारत में स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था। उसका साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक, कश्मीर को अगर हटा दिया जाए तो फैला हुआ था। पश्चिम में उसने मालवा और लगभग पूरे राजस्थान को ही जीत लिया था। आगे चलिए इधर पढ़ते हैं। 1532 में मारवाड़ की गद्दी पर बैठने वाला राजा मालदेव ने बहुत तेजी से पूरे पश्चिमी और उत्तरी राजपूताना पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ आइए आगे पढ़ते हैं। राजपूत और अफगान फौजों की भिड़ंत 1544 ईस्वी में अजमेर और जोधपुर के बीच शामिल नामक स्थान पर हुई थी। 10 महीने की अल्प अवधि में ही शेर शाह ने लगभग पूरे राजस्थान को कुचलकर रख दिया। उसका आखिरी सैनिक अभियान कालिंजर के खिलाफ थी। आइए इधर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसी में। कालिंजर की घेराबंदी के दौरान एक तोप फट गई थी, जिसमें शेर शाह बुरी तरह से घायल हो गया था। आइए आगे चलते हैं। किले पर अधिकार हो जाने की खबर सुनने के बाद 1545 में उसकी मृत्यु हो गई थी। शेर शाह का दूसरा बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा और उसने 1553 तक राज किया था। आइए शेर शाह के प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे और उसका समाज पर कैसा प्रभाव पड़ा उसके बारे में अब से पढ़ेंगे शेर शाह की देन नामक इस टॉपिक में। तो अपने साम्राज्य के एक छोर से दूसरे छोर तक शांति व्यवस्था की पुनर्स्थापना शेर शाह के प्रमुखतम योगदानों से गिनी जा सकती है। शेर शाह ने अपने राज्य में वाणिज्य व्यापार के उत्थान और संचार सुविधाओं के सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया था। उसने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोनार गांव तक पहुंचने वाली पुरानी शाही रोड, जिसे आज के समय ग्राउंड ट्रंक रोड भी कहा जाता है, को फिर से शुरू किया था, जो बड़े प्रसिद्ध नाम से स्थापित है आज भी, जीटी रोड के नाम से। उसने आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक की एक सड़क भी बनवाई थी। एक तीसरी सड़क उसने लाहौर से मुल्तान तक बनवाई थी। यात्रियों की सुविधा के लिए उसने इन सड़कों पर 2-2 कोस लगभग 8-8 किलोमीटर की दूरी पर सराय बनवाई थी। अब्बास खां कहता है कि इन सरायों का यह नियम था कि इनमें जो भी दाखिल होता था उसे सरकार की ओर से अपनी पद प्रतिष्ठा के अनुरूप सुविधाएं, भोजन और उसके पशु के लिए चारा दिया जाता था। आगे चलिए पढ़ते हैं अब इसी में। शेर शाह ने कुल लगभग 1700 सराएँ बनवाई थीं। शेर शाह की बनवाई सड़कों और सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ भी कहा जाता था। बहुत सी सराएँ बाजार बस्तियों के रूप में विकसित हुई, जिन्हें आज के समय कस्बा कहा जाता है। सरायों का इस्तेमाल समाचार सेवाओं के लिए अर्थात डाक चौकियों के तौर पर भी किया जाता था। आगे चलिए अब पढ़ेंगे शेर शाह ने वाणिज्य और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए और भी कई सुधार किए थे। उसके पूरे साम्राज्य में व्यापार के माल पर सिर्फ 2 स्थानों पर ही चुंगी लगती थी। किसी व्यापारी की मृत्यु हो जाने पर लोगों को उसके माल को लावारिस मानकर हथिया लेने की भी सख्त मनाही थी। शेर शाह ने स्पष्ट कर दिया था कि किसी व्यापारी की जो भी क्षति होगी उसकी जिम्मेदारी स्थानीय मुकदमों और जमींदारों को होगी। आगे चलिए
अब्बास सरवानी की व्यंग्यपूर्ण भाषा में कहें तो कोई जर्जर बूढ़ी औरत भी अपने सिर पर सोने के गहनों से भरी टोकरी रखकर यात्रा पर निकल जाती थी तो शेरशाह द्वारा दी जाने वाली सजा की भय से कोई भी चोर डाकू उसके पास भटकने की हिम्मत भी नहीं करता था। उसने मिश्र धातु के घटिया सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी और तांबे के सुदूर मानक सिक्के ढलवाए थे। आगे चलिए, अब पढ़ेंगे इसी में हम लोग और थोड़े से पॉइंट्स। उसके चांदी के सिक्के इतनी अच्छी तरह ढले हुए थे कि वे उसकी मृत्यु के बाद भी सदियों तक मानक सिक्कों के रूप में चलते रहे। शेरशाह ने सल्तनत काल में प्रचलित प्रशासनिक विभाजनों में बहुत से परिवर्तन नहीं किए थे। आइए आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कई गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था और परगना सिकदार के जिम्मे होता था जो शांति व्यवस्था का ध्यान रखता था। मुंसिफ या आमिल भू राजस्व के उगाही की निगरानी करता था और लेखे हिसाब किताब फारसी और स्थानीय भाषा दोनों में रखे जाते थे। परगना से ऊपर का इकाई सिख होता था। सिख या सरकार थी जो सिकदार के सिकदारान और एक मुंसिफ या मुंसिफान के जिम्मे में होती थी। आगे चलिए, इसी में पढ़ेंगे। राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 होता था। जमीन की उत्तम, मध्यम और निम्न इन 3 दर्जों में बांट दिया गया था तथा लगान इन तीनों दर्जों के अलग अलग औसत उत्पादन के आधार पर तय किया जाता था। आइए आगे चलते हैं। बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा देय लगान एक कागज में दर्ज होता था जिसे क्या कहते थे? पट्टा कहते थे। अपने विस्तृत साम्राज्य को संभालने के लिए शेरशाह ने एक शक्तिशाली सेना भी खड़ी की थी। उसने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू कर दिया था जिसके लिए प्रत्येक रंगरूट के चरित्र की जांच की जाती थी। प्रत्येक सिपाही को पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज रहता था जिसे हम लोग चेहरा कहते हैं। आगे चलिए। शेरशाह की खास सेना में 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल सैनिक शामिल बताए जाते हैं और ये लोग तोड़ेदार बंदूकों या धनुषों से सज्जित होते थे। न्याय पर शेरशाह का बड़ा जोर रहता था। अलग अलग स्थानों में न्याय करने के लिए न्यायाधीश या फिर कह लीजिए काजी नियुक्त किए जाते थे, लेकिन गाँवों में पहले की तरह फौजदारी और दीवानी दोनों तरह के मामलों का निपटारा स्थानीय तौर पर पंचायतें और जमींदार ही करते थे। आगे चलिए। उसने सासाराम, जो आज बिहार में, अपने लिए जो मकबरा बनवाया वह स्थापत्य का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। शेरशाह ने दिल्ली के निकट यमुना के किनारे एक नया नगर भी बसाया। अब उसमें से सिर्फ पुराना किला और उसके अंदर बनी एक मस्जिद ही शेष बची है। आइए लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं इस चैप्टर का। शेरशाह ने विद्वानों को भी संरक्षण दिया। उनमें से एक प्रसिद्ध कवि थे मौलिक मोहम्मद जायसी भी थे जिन्होंने पद्मावत नामक काव्य ग्रंथ की रचना की थी, यद्यपि वह शेरशाह के संरक्षण में नहीं था। तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य और शेरशाह सूरी के बारे में हमने इस चैप्टर में पूरा पढ़ा। अब हम लोग अगले चैप्टर में अकबर से शुरुआत करेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।